आज से कुछ दिन पहले जब तेजस्वी यादव ने किसान बिल को लेकर गांधी मैदान के बाहर धरना दिया था, तब उन्होंने बड़े ही जोश के साथ कहा था कि वो 8 तारीख को भारत बंद का समर्थन करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन पूरा जब 8 तारीख निकल गया और जब पूरे दिन तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दिए, तो बिहार की राजनीति को एक नया मुद्दा मिल गया, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जदयू के एक नेता ने तो बाकायदा लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर ये पूछ लिया है कि बताइए आपका बेटा कहाँ गायब है। तो वहीं एक नेता ने यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव दिल्ली भाग गए। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, 8 दिसंबर को बिल के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने भारत बंद बुलाया था और इस भारत बंद का समर्थन देने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी भी मौजूद थी। खुद पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लेकिन आरजेडी के तरफ से तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे, जबकि उन्होंने गांधी मैदान की प्रतिमा के पास ये कहा था कि वो भारत बंद को समर्थन देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन जब पूरा दिन बीत गया और तेजस्वी यादव भारत बंद को समर्थन देने के लिए नहीं पहुंचे, तो सत्ताधारी पार्टी ने अब उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले सुशील कुमार मोदी ने लिखा है कि भारत बंद के समर्थन की घोषणा के बाद खुद लालू के राजकुमार दिल्ली चले गए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ईश्वर ऐसा विपक्ष लंबे समय तक बनाए रखे। जिसके बाद जेडीयू के नेता भी सुशील कुमार मोदी की राह पर निकल पड़े। विधान पार्षद केसी त्यागी ने तो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिख दिया है और चिट्ठी लेकर यह पूछा है कि 8 दिसंबर को भारत बंद का समर्थन देने की बात कहकर आपके बेटे कहाँ गायब हो गए। इस चिट्ठी में लालू यादव को इस बात को भी स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि क्या तेजस्वी यादव राजनीतिक आपदा हैं, जो बाढ़ हो या कोरोना खुद लुप्त हो जाते हैं। नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा है कि तेजस्वी यादव धरना और लाठी खाकर नेता नहीं बने हैं, वो कैजुअल तरीके से नेता बने हैं और वो कैजुअल पॉलिटिक्स करते हैं। सुशील मोदी ने यह भी कहा था कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भारत बंद बुलाकर दिल्ली चले गए, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी मौका मिलते ही विदेश चले जाते हैं। जब मामला कुछ ज्यादा राजनीतिक हो गया, तब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के बीच बचाव करने के लिए उतर गए। आरजेडी ने कहा कि उनका मकसद बिहार के हर गांव को बंद करवाने का था, जिसमें आरजेडी सफल हो गई है। तेजस्वी निजी कारणों की वजह से नहीं पहुंच सके, लेकिन उनके मकसद को पूरा किया गया। भले ही सत्ताधारी दल के नेता भारत बंद को असफल बता रहे हो, लेकिन इसकी दूसरी सच्चाई यह भी है कि शाम होते होते अमित शाह को किसानों के साथ मीटिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब दूसरी खबर, हम अक्सर देखते हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे का अवस्था 10 किलो से अधिक होता है, जो मेडिकली भी सही नहीं है, क्योंकि ये उनके पीठ पर असर करता है। लेकिन इसे लेकर अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के लिए एक बेहतर कदम उठाया है। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए बस्ते का वजन और होमवर्क के लोड को फिक्स कर दिया है। राज्य सरकार को इस बात को लेकर सख्त आदेश दिया गया है कि नियमों का पालन होना चाहिए। इस घोषणा के मुताबिक कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ने वाले छात्रों के बस्ते का वजन उनके वजन का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अगर किसी बच्चे का वजन 50 किलो है, तो उसका बस्ता मात्र 5 किलो का होना चाहिए, और वो भी लंच बॉक्स और पानी की बोतल के साथ। बस्ते का वजन को तौलने के लिए बाकायदा स्कूलों में तौलने की मशीन लगाने के लिए भी कहा गया है, और बार बार तौलने का झंझट ना हो, इसके लिए किताब के जो पब्लिशर हैं उनसे किताब का वजन प्रिंट करने के लिए कहा गया है। क्लास 1 के छात्रों के लिए सिर्फ 3 किताब रहेगा और तीनों का वजन सिर्फ 1078 ग्राम होगा। वहीं क्लास 12 के छात्रों के लिए 6 किताबें होंगी, जिसका वजन 4182 ग्राम तक होगा। स्कूली बैगों में किताबों का वजन 500 ग्राम से 3.5 किलोग्राम तक रहेगा, जबकि कॉपी का वजन 200 ग्राम से 2.5 किलोग्राम तक रहेगा। बस्ते के वजन के साथ साथ होमवर्क के वजन को भी कम करने का प्रयास किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 2 के बच्चों तक को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। क्लास 3 से 5 तक के बच्चों को एक सप्ताह में मात्र 2 घंटे का होमवर्क मिलेगा। क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चों को प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क मिलेगा, और क्लास 9 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए प्रतिदिन 2 घंटे से अधिक का होमवर्क नहीं मिलेगा। आमतौर पर स्कूल जिस तरह से मनमानी बच्चों के साथ करते हैं, उसे रोकने में भारत सरकार ने यह अच्छा फैसला लिया है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में नियम कानून पर चलने वाले लोगों की भारी कमी है, और भ्रष्ट सिस्टम की आड़ में इन नियमों का पालन कितना किया जाएगा, ये कहना मुश्किल है। अब तीसरी खबर, कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी का जन्मदिन था। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली में हुआ था, और इस लिहाज से अब सोनिया गांधी 74 वर्ष की हो गई हैं। जहां एक तरफ देश के बड़े बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी, तो वहीं ट्विटर पर #बार डांसर डे और अंतरराष्ट्रीय बार दिवस दिन भर ट्रेंड करता रहा। सबसे अधिक लोगों ने #बार डांसर डे का इस्तेमाल किया, और करीब 27,000 लोगों ने इसका इस्तेमाल करते हुए सोनिया गांधी का मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने टीवी सीरियल्स के पोस्टर को शेयर करते हुए सोनिया गांधी का मजाक उड़ाया,
तो किसी ने उनकी पुरानी फोटो को निकालकर उनका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने बार में नाच रही लड़कियों के चेहरे पर सोनिया गांधी का चेहरा लगाकर उनका मजाक उड़ाया, जिसे बहुत सारे लोगों ने शेयर भी किया। यहाँ तक कि गूगल पर अगर आप इटालियन बार डांसर सर्च करेंगे तो आपको एल्गोरिथम के हिसाब से सोनिया गांधी का फोटो देखने के लिए मिलेगा। एक बार गूगल पर वर्ल्ड्स मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर सर्च करने पर नरेंद्र मोदी की फोटो आती थी। तब इतना बवाल हुआ था कि बाकायदा गूगल को इसके लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। लेकिन बार डांसर सर्च करने पर सोनिया गांधी के तस्वीर को दिखाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति और राजनीतिक विरोध के अलग किसी इंसान की अपनी पहचान होती है, अपनी प्रतिष्ठा होती है, जिसे वो अपनी जिंदगी में कमाता है और लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। हमें सनी लियोनी के हिंदी फिल्मों में काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोनिया गांधी के भारत आ जाने से दिक्कत है। सोनिया गांधी ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया हो, लेकिन अगर इसके मूल में जाया जाए तो सोनिया गांधी एक महिला है जिनकी उम्र 74 साल है। इसीलिए कटाक्ष करने वालों को यह सोचना चाहिए कि एक महिला की अस्मिता का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी किसी न किसी महिला से हुई है। अब चौथी खबर, 2018 में जब देश के बड़े सामूहिक बलात्कार मामले को लेकर खुलासा हुआ था तो पूरा सिस्टम हिल गया था, क्योंकि इस सामूहिक बलात्कार में करीब 40 लड़कियों का कई वर्षों तक दमन किया गया था। कई राजनेता भी अपनी हवस को मिटाने के लिए मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जाते थे और वहां काम करने वाले सभी स्टाफ इन नेताओं को ऐश करवाते थे। ये लड़कियों को पीट कर उन्हें जबरन शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार करते थे और फिर उनकी बोली भी लगती थी। लेकिन जब 26 मई 2018 को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने बिहार सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी, तब उसमें इस बालिका गृह कांड का खुलासा किया गया था। इस मामले को लेकर 20 लोगों पर आरोप दर्ज किया गया था, जिसका मुख्य आरोपी था ब्रजेश ठाकुर, और 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया गया था और इन सभी पर आरोप तय होते ही इन्हें सजा सुनाकर जेल भी भेज दिया गया था। कुछ लोगों को उम्र कैद की सजा मिली तो वहीं कुछ लोगों को 10 साल के लिए भीतर किया गया था। ब्रजेश ठाकुर को भी उम्र कैद की सजा हुई थी और उसके मामा रामानुज ठाकुर को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उस पर 60,000 का जुर्माना भी लगा था। रामानुज ठाकुर पर भी लड़कियों के साथ बलात्कार करने का आरोप सिद्ध हुआ था और उसे भी उम्र कैद की सजा दी गई थी, जैसा कि हमने आपको बताया। रामानुज ठाकुर को 2019 के फरवरी में तिहाड़ जेल लाया गया था और लगभग 2 साल के बाद फिलहाल 3 दिसंबर को उसकी मौत हो गई है। रामानुज ठाकुर 70 वर्ष का था और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहा था। उम्र के लिहाज से उसकी मृत्यु 3 दिसंबर को हुई थी और पोस्टमार्टम करने के बाद भी यही निकलकर सामने आया कि उसकी मृत्यु नेचुरल डेथ की वजह से हुई थी। पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने उसके शव को परिवार वाले को दे दिया है। अब अंतिम और 5वीं खबर, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में करीब 50 छात्रों को फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। 50 छात्रों के साथ ही 2 ब्रोकर को भी पकड़ा गया है। मंगलवार को केंद्रीय चयन पार्षद की ओर से शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कुल 1600 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 1231 अभ्यर्थी शामिल होने के लिए आए थे। इन सभी लोगों को फोटो और अंगूठे के निशान के आधार पर इनका पहचान हो रहा था, जिसमें 50 अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन नहीं हुआ। पुलिस को शक हुआ तो पूछताछ की गई और इस पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि इन लोगों ने रिटन परीक्षा देने के लिए अपनी जगह किसी और को बैठाया था और इसी पूछताछ में इस बात का खुलासा भी हुआ कि 2 ब्रोकर आज भी इनका फिजिकल टेस्ट दिलवाने के लिए इन्हें लाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों की मदद से उन लोगों को भी पकड़ लिया और सबको गिरफ्तार करने के बाद गर्दनीबाग पुलिस थाना भेजा गया, जहां पुलिस ने इन सब पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और मामला दर्ज करने के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया है। बिहार में हर साल ऐसे दर्जनों मामले मिलते हैं, लेकिन अफसोस कि अब तक सरकार किसी गैंग तक नहीं पहुंच पाई है। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़कर इनके सरगना तक पहुंचा जाए, ताकि अन्य छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। आज इतना ही, धन्यवाद।